आज दोपहर से हर तरफ एक ही खबर है। मुंबई बम धमाके मामले में सुप्रीम कोर्ट से दोषियों को सजा का ऐलान और आर्म्स एक्ट में संजय दत्त को 5 साल की सजा। पूरे 20 साल लग गए संजय दत्त पर आखिरी फैसला आने में। इन 20 सालों में वो सच पीछे छूट गया जिसकी वजह से संजय दत्त को आज सजा हुई है। आज हम आपको वही सच दिखाने जा रहे हैं। देखिए आखिर क्या है संजय दत्त और AK-56 की पूरी कहानी। साल 1992 मुंबई दंगों में जल रही थी। संजय दत्त के पिता सुनील दत्त सड़कों पर निकलकर दंगों को रोकने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान संजय दत्त के घर फोन कॉल्स आने लगे जिसमें उनके परिवार को धमकियां मिल रही थीं। संजय दत्त अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर परेशान हो गए और यहीं से शुरू हुई उनकी और AK-56 की कहानी। परेशान संजय दत्त ने इस बात का जिक्र अपने दोस्तों से किया। ये दोस्त थे मैग्नम वीडियो कंपनी के मालिक समीर हिंगोरा और हनीफ कड़ावाला। समीर और हनीफ तार अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए थे, वो अंडरवर्ल्ड जिससे संजय दत्त का पहली बार सामना 1991 में हुआ। संजय दत्त फिरोज खान की फिल्म यलगार की शूटिंग के लिए दुबई गए थे। फिरोज खान ने संजय दत्त को दाऊद इब्राहिम और उसके भाई अनीस से मिलवाया, जिसके बाद अनीस अक्सर शूटिंग के दौरान आने लगा और कभी कभी होटल भी पहुंच जाता था। एक दिन दाऊद ने फिल्म की पूरी यूनिट को अपने घर डिनर के लिए बुलाया, जहां संजय दत्त की मुलाकात इकबाल मिर्ची, शरद शेट्टी और छोटा राजन से हुई। इन सारे चेहरों को संजय दत्त के दोस्त हनीफ कड़ावाला और समीर हिंगोरा पहले से जानते थे। इन्हीं की दोस्ती की वजह से संजय दत्त ने उनकी फिल्म सनम में काम किया। संजय दत्त ने जैसे ही दंगों के दौरान आ रहे धमकी भरे कॉल की परेशानी अपने दोस्त समीर और हनीफ को बताई, वैसे ही संजय दत्त अंडरवर्ल्ड के अपराध के दलदल की तरफ बढ़ गए। दोनों ने संजय दत्त को हथियार रखने की सलाह दे दी। शुरू में तो संजय दत्त ने दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन समीर और हनीफ के बार-बार बोलने के बाद संजय दत्त ने हामी भर दी। जनवरी की रात तकरीबन 9 से 9:30 के बीच समीर और हनीफ दोनों संजय दत्त के घर पहुंचे और साथ में था अबू सलेम। तीनों ने संजय दत्त को अगली सुबह हथियार देने का वादा किया। अगली सुबह समीर, हनीफ और अबू सलेम मारुति वैन में हथियार लेकर संजय दत्त के घर पहुंच गए। कपड़ों में लपेटकर संजय दत्त को हथियार दे दिए गए। संजय दत्त के बयान की माने तो उन्हें खुद भी ये नहीं मालूम था कि कपड़ों में लपेटकर उन्हें कौन कौन से हथियार दिए गए थे। वो सभी एक मारुति वैन में आए थे। एक व्यक्ति वैन में बैठा रहा। करीब 15-20 मिनट के बाद उसने 3 AK-56 राइफलें निकाली। मैंने घर से कुछ कपड़ा लिया और उन्हें दे दिया। सलेम और उसके साथ आए दूसरे व्यक्ति ने राइफलों को कपड़े में लपेटा और मुझे दे दिया। इनको जब पूछताछ शुरू किया तो उन्होंने बताया कि संजय दत्त के घर पे 3 सूटकेसेस हम छोड़ के आए हथियार की, जिनको संजय दत्त का और दाऊद का बात हुआ था और दाऊद ने हमको बोला कि संजय दत्त के पास में वेपन रख दो और जब जैसे लेंगे तब लेंगे हम। और बोले मैंने संजय को बोला है, संजय को ये भी बोला है कि तुमको कुछ लगा तो निकाल लो। ये हनीफ कड़ावाला और समीर हिंगोरा इनका इंट्रोगेशन में हमको मालूम पड़ा, तो उसके ऊपर से संजय दत्त का रोल क्या है वो मालूम हो गया। जैसे ही संजय ने कपड़े हटाए, उनके सामने पड़ी थी 3 राइफलें, कुछ मैगजीन्स और 250 राउंड गोलियां। इतने हथियार देखकर संजय घबरा गए। उन्होंने कहा, मुझे तो सिर्फ एक हथियार चाहिए। इस पर हनीफ और सलेम ने कहा कि संजय कुछ दिनों के लिए यह हथियार तू अपने पास रख ले, जरूरत नहीं होगी तो वो उन्हें उठा ले जाएंगे। इन हथियारों में हनीफ और सलेम ने संजय दत्त को कुछ हथगोले भी दिखाए। संजय दत्त ने 3 में से एक AK-56 राइफल और कुछ गोलियां रख लीं। बाकी हथियारों को वापस ले जाने के लिए कहा और यही हो गई उनसे सबसे बड़ी गलती। दत्त ने राइफल और मैगजीन और गोलियों को अपनी फिएट कार की डिक्की में डालकर ताला लगा दिया, जिसका नंबर MMU 4372 था। बाद में इन हथियारों को उन्होंने एक हैंडबैग में डालकर अपने बंगले की दूसरी मंजिल पर बने हॉल में रख दिया। अब सवाल उठता है कि जो हथियार संजय दत्त के घर पर थे उनका पता पुलिस को कैसे चला और संजय दत्त को मुंबई धमाकों में आरोपी क्यों बनाया गया। इसके लिए आपको मार्च 1993 के आगे के घटनाक्रम को समझना जरूरी है। एक तरफ संजय दत्त के पास हथियार आ गए तो दूसरी तरफ 12 मार्च 1993 में मुंबई बम धमाकों में सैकड़ों लोग मारे गए। इस मामले में 150 से ज्यादा लोग पकड़े गए थे।
इन्हीं पकड़े गए लोगों में से दो थे संजय दत्त के दोस्त समीर हिंगूरा और हनीफ कड़ावाला। इन दोनों ने मुंबई पुलिस को पूछताछ में बताया कि संजय दत्त के पास भी AK-56 राइफल है। दरअसल जो हथियार संजय दत्त को दिए गए थे वो मुंबई बम धमाकों में इस्तेमाल करने के लिए लाए गए थे। ये बात संजय दत्त को नहीं मालूम थी, अनजाने में ही सही, लेकिन संजय गुनाह के दलदल में फंस चुके थे। 15 अप्रैल 1993 में पहली बार एक अखबार में संजय दत्त का नाम सामने आया, जिसके बाद पुलिस पर उन पर कार्रवाई करने का दबाव पड़ने लगा। संजय दत्त की दुनिया तब बदल गई जब 1993 में मुंबई बम धमाकों में उनका नाम लिया जाने लगा और मॉरिशस में आतिश फिल्म की शूटिंग रोककर उन्हें मुंबई पूछताछ के लिए बुला लिया गया। आपको ये सुनकर हैरानी होगी कि उस वक्त तक पुलिस के पास संजय दत्त के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था, क्योंकि जिन हथियारों को रखने का इल्जाम संजय दत्त पर लगा था वो हथियार उन्हें मिले ही नहीं। सर्च नहीं किया था, ये गए थे और बाद में सर्च किया तो सर्च उस वक्त हुआ ही नहीं, क्योंकि संजय दत्त मिला ही नहीं था, उसका इंट्रोगेशन नहीं था, उसका यानी रोल फिक्स नहीं किया गया था। तो फिर इसमें संजय दत्त भी इन्वॉल्व है, ये बात पक्की हो गई। तो तब से संजय दत्त को भी ढूंढने का कोशिश चालू हो गया, तो संजय दत्त उपलब्ध नहीं था और चूंकि बड़े आदमी का लड़का था और उसके पहले और भी बहुत सारे काम थे। संजय ने पुलिस को यह भी बताया कि फिल्म आतिश की मॉरिशस में चल रही शूटिंग के दौरान ही संजय दत्त ने मुंबई में अपने दोस्त यूसुफ नलवाला को फोन कर सारे हथियारों को नष्ट करने के लिए कहा था। यूसुफ संजय के जिगरी दोस्त हैं। यूसुफ ने संजय के कहने पर राइफल लोहा फैक्ट्री में एक आदमी को नष्ट करने के लिए दे दी। बाद में जब इनको इंट्रोगेट इनका स्टेटमेंट लिया तो इन्होंने बोला वो यूसुफ नलवाला उनको मैंने दिया था। उनको जब लाया गया तो उन्होंने बोला कि मैंने इधर फेंक दिया था, वहाँ से शायद उसका नली बिली कुछ जब्त हुआ और ये सारा फिर उसके ऊपर से ये लिंक हुआ। तो इनको सजा होना ही था, क्योंकि इन्होंने खुद एडमिट किया कि उन्होंने अभी AK-47 मैंने लिया, मेरे पास में था, मैंने नलवाले को दिया, नलवाले को भी सजा अच्छा हुआ है मेरे मालूमात से जो है। तो फिर संजय दत्त को ये सब कबूल करने के बाद में वो कैसे मुझे टाड़ा से छूट गया, इसका मुझे बहुत डाउट है। संजय दत्त हथियार नष्ट कर भारत लौट रहे थे। इधर पुलिस लगातार सुनील दत्त से पूछताछ कर रही थी, सो पिता ने संजय की आने की खबर पुलिस को दे दी और संजय दत्त को हवाई अड्डे पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। आपने संजय दत्त को कहीं बाहर मॉरिशस में शूटिंग कर रहा था, आपने यहाँ बुलाया था? मैं बुलाया था जी, बिल्कुल। यहाँ मैंने कहा तुम आ जाओ यहाँ फौरन, वो फौरन आ गया। अगर वो गिल्टी होता तो क्यों आता? यहाँ तो लोग सालों साल घूम रहे होते, बाहर कंट्री में घूमेंगे। मैंने कहा तुम आ जाओ, तो आ गया वो। और आते ही उसको एयरपोर्ट पर अरेस्ट किया और इस तरह से अरेस्ट किया जैसे किसी आतंकवादी को अरेस्ट करते हैं? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा किया, ऐसा किया उन लोगों ने। तो आपको ये नहीं लगा कि आपने गलती की अब उसको यहाँ बुला करके? नो, आई परफॉर्म माय ड्यूटी, ऑनेस्टी, वी आर ऑनेस्ट पीपल। हमने कहा कि देखो तुम आ जाओ, वो आ गया, ही वाज ऑनेस्ट, आई वाज ऑनेस्ट। इट इज अप टू देम हाउ दे ट्रीटेड हिम। सोचिए कि मुंबई पुलिस के पास वो हथियार ही नहीं थे जिसके लिए उसने संजय दत्त को गिरफ्तार किया, तो फिर ये पूरा मुकदमा किस आधार पर चला? इसका जवाब है खुद संजय दत्त का कबूलनामा। पूछताछ के दौरान संजय दत्त ने ये मान लिया कि अबू सलेम मैग्नम वीडियो कंपनी के मालिकों समीर हिंगोरा और हनीफ कड़ावाला के साथ उनके घर आए थे। लेकिन संजय दत्त ने ये बात बार बार दोहराई कि उनका 1993 के बम धमाकों से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब संजय दत्त के सामने समीर हिंगोरा और हनीफ कड़ावाला को लाया गया तो संजय दत्त ने माना कि 1993 के मुंबई हमलों के लिए लाई गई 4 AK-56 और रिवॉल्वर उन्हें भी दी गई थी। संजय दत्त ने क्राइम ब्रांच को यह भी बताया कि अपने पास रखी हुई AK-56 और रिवॉल्वर उन्होंने अपने भिंडी बाजार में रहने वाले एक दोस्त यूसुफ नलवाला को नष्ट करने के लिए दी थी। अप्रैल 1993 में सीबीआई ने संजय दत्त के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और इसके बाद शुरू हुआ अदालत का चक्कर, कभी जेल कभी जमानत। फिर आया साल 2006 का नवंबर महीना, जब टाडा की विशेष अदालत ने अपना फैसला सुनाया। संजय दत्त को मुंबई धमाकों के आरोपों से बरी कर दिया गया, लेकिन आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया गया और 6 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई, जिसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और संजय दत्त की सजा को 1 साल कम कर 5 साल कर दिया गया। लेकिन इसके बाद भी संजय दत्त का कानून के साथ ये सफर अभी यही खत्म नहीं हुआ है।
संजय दत्त ने जिस बयान को अपने बचाव का आधार बनाने की कोशिश की, उस पर उस वक्त के एसीपी वाईसी पवार सवाल उठा रहे हैं। उनसे बात की हमारे संवाददाता जय प्रकाश सिंह ने। भाई ऐसा है कि वेपन उन्होंने बहू बेटियां और उनके पिताजी माइनॉरिटी के लिए काम करते थे, इसके लिए लाए प्रोटेक्शन। लेकिन ऐसा है कि कोई AK-47 ये एक वेपन ऐसा है था उस टाइम पर कि जो नोटिफाइड एरिया में मिला था, जिसको टाड़ा के तहत ही कार्रवाई होती थी। और ऐसा है कि ये दूसरा कोई आदमी रखता तो उसको एक कंसिडरेशन दिया जाता था कि ये मेरा सवाल है, क्योंकि इनके घर में बहू बेटियां, बाकी के जिसके भी पास में मिलेगी उसके भी घर में बहू बेटियां है। कल वो भी ये बोलेगा कि मेरे घर में बहू बेटियां है, उनके प्रोटेक्शन को इतना खतरा था, इसके लिए मैंने रखा था। गैंगस्टर से खतरा है, अंडरवर्ल्ड से खतरा है। मेरी वाइफ भी बोल सकती थी मेरे घर पे मिलता तो, क्योंकि मुझे भी खतरा था। ये तो आईबी ने बताया था कि वाईसी पवार को मारने का प्लान है। तो ऐसा है कि ये आर्गुमेंट में कोई दम नहीं है, लेकिन इसमें एक बड़ा डाउट और शक बहुत है कि सारी तरफ से संजय दत्त को मदद करने का प्लानिंग चल रहा था। उस समय क्राइम ब्रांच मदद कर रही थी या मुंबई पुलिस कर रही थी या कौन कर रहा था सर? अभी जो भी कोई करता होगा, क्योंकि मैंने बोला आपको कि मैं इतना क्लियर टर्म्स में बोला कि उस रात को मुझे घर पे भेजा गया, और जब मैं मारिया को पूछा कि भाई तुमको कैसे पकड़ा गया, तो उन्होंने बोला कि सर मुझे पौने दो बजे हमने इसको एयरपोर्ट के ऊपर अरेस्ट किया। मैं बोला यार मैं 1 बजे पुलिस थाने से निकला, तब तक के संजय दत्त के अरेस्ट की बात तुमने कुछ किया नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन की बात किया नहीं। तो मैं बोला 45 मिनट्स के पैन में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, आपकी टीम तैयार हो गई, आपकी टीम ने जाके आप लोग एयरपोर्ट चले गए, एयरपोर्ट जाके उसको पकड़ भी लिया। तो ये सब 45 मिनट में सब पूरा हो गया। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द पुलिस मशीनरी, इतनी फास्ट काम करती है। मैं बोला तुम्हारा इन्फॉर्मेंट मेरी पुलिस थाने से जाने की वेट कर रहा था, ऐसा मैं समझता हूँ। मैं जाते ही वो आ गया और तुमको इन्फॉर्मेशन दे दिया। तो मैं बोला इसमें कुछ तो दाल में काला है। तो बोला नो सर नो सर। तो मैं बोला ठीक है, मेरे पास में तो कुछ ये नहीं है।